अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, अरब वर्ल्ड में बहुत तेज़ी के साथ मामलात और हालात तब्दील हो रहे हैं और ऐसे में तमाम चीज़ों को, तमाम कड़ियों को अगर मिलाया जाए तो सिर्फ एक चीज़ के साथ जाके ये कड़ियाँ कनेक्ट होती हैं। ये तमाम तर चीज़ें एक चीज़ के साथ कनेक्ट होती हैं। वो ये है कि मुआशी हालात को देखकर मुल्कों के साथ हालात बनाए जा रहे हैं और इसी बेस के ऊपर मुल्कों के साथ हालात बिगाड़े भी जा रहे हैं। अगर सऊदी अरब की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, यूएई ने अगर इजराइल को तस्लीम किया तो उसके अलावा उसके ऊपर ना तो कोई प्रेशर था। ओनली रीज़न, एक ही रीज़न थी जिसके ऊपर उन्होंने ये सारा इतना बड़ा कदम उठाया, वो ये था कि मुआशी तौर पर उनको लगा कि अपनी जो करंट उनकी पोजीशन है, जो सिचुएशन है, उससे वो मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अगर वो अपने हालात जो हैं वो इजराइल के साथ बेहतर कर लें। दूसरी जानिब सूडान की बात करें तो उन्होंने भी अपने लालच को देखा, पैसे को देखा और उसके बाद उन्होंने जाके ताल्लुकात बना लिए इजराइल के साथ। बहरीन की बात करें तो बहरीन ने भी अगरचे उस तरह का लालच नहीं था, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि अगर आप अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें। इन शॉर्ट, तमाम तर ममालिक जो हैं, अरब वर्ल्ड के 22 के करीब जो ममालिक हैं, इनकी जानिब से अगर ताल्लुकात बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं वो सिर्फ इस बेस के ऊपर हैं कि किस मुल्क के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। अगर पाकिस्तान के साथ, जो कि इतना पुराना दोस्त, इतना अच्छा, इतने मुश्किल वक्त में काम आने वाला दोस्त, जिसने बहुत सारे मुश्किल मौके के ऊपर सऊदी अरब की मदद की, नो डाउट कि पाकिस्तान की भी सऊदी अरब ने मदद की, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड के ऊपर अगर मकबूजा कश्मीर का इशू जो है वो OIC के इजलास में अगर उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा तो उसकी ओनली रीज़न यही है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात उतने अच्छे नहीं जिस तरह के भारत के हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त बड़े प्लेयर कौन से हैं। सबसे पहले सऊदी अरब है। सऊदी अरब के लिए ऐसे कह लें कि इस तमाम तर सूरत हाल में हासिल करने को भी बहुत कुछ है और लूज़ करने को भी बहुत कुछ है। दूसरी जानिब बात करें ईरान की तो उसकी इकनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं, लेकिन वो अपना इन्फ्लुएंस जो है इस खित्ते में बरकरार रखने के लिए वो अपनी प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू और दीगर जो तरीके जो हैं, दीगर टैक्टिक्स के थ्रू वो अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है, इससे अरबों को मसला होता है। अरबों की जानिब से डिमांड की जाती है या अपील की जाती है US को और साथ में इजराइल को, और वो फिर मदद करते हैं और ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं। ऐसे में जो बहुत बड़ा थ्रेट आने वाले वक्त में सऊदी अरब, ईरान के बाद सऊदी अरब को महसूस होता है, सऊदी अरब को लगता है कि सबसे बड़ा थ्रेट अगर ईरान के बाद हो सकता है तो वो है तुर्की, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम है। उसकी रीज़न ये है कि 100 साला मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है। साइप्रस और ग्रीस के साथ जो मसाइल चल रहे हैं उसका भी एक कंक्लूजन जो है वो आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। जो एक्सप्लोरेशन है, तकरीबन 8000 क्यूबिक मीटर के से ज़ायद जो है वहाँ पर ऑयल रिजर्व्स हैं। इसके अलावा गैस के रिजर्व जो है बहुत बड़ी तादाद में है। तो ऐसे में एक मिलकर एक जो मुआहदा तय किया गया उसमें तुर्की को इंक्लूड नहीं किया गया। अब तुर्की ने अपनी वेटेज बढ़ाने के लिए उसने खुद से एक्सप्लोरेशन जो है उसको शुरू कर दिया। तो इसमें अनकरीब आप देखेंगे कि इस तमाम तर मामले में तुर्की को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो तुर्की एक इतना बड़ा प्लेयर है जो कि आने वाले वक्त में अरब वर्ल्ड जो है उसको भी टफ टाइम देगा और अभी से उसने देना शुरू कर दिया। और वो रीजन जहां पर अरब स्प्रिंग के बाद से हालात ख़राब हैं वहां पर वो अपनी प्रेजेंस जो है उसको डे बाई डे मजबूत करता जा रहा है। और सबसे की पोजीशन पर जो कि इराक मौजूद है उसके साथ भी हाल ही में उनके ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया है। अब इसकी भी रीज़न है कि एक तरफ जब यूरोपीय यूनियन के साथ मामलात ख़राब हुए, इमैनुअल मैक्रोन के साथ मामलात ख़राब हुए और उस वक्त मुतालबा किया गया यूरोपीय यूनियन से, फ्रांस की जानिब से कि तुर्की के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, तो तुर्की के ऊपर पाबंदी आयद करते हुए रिलक्टेंसी का मुजाहरा किया गया यूरोपीय यूनियन की जानिब से। 2 इजलास हुए जिसमें दिसंबर में होने वाले इजलास में उन्होंने कहा कि इसके ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन इजलास गुजर गया, तुर्की के ऊपर ताहाल पाबंदियां आयद नहीं की गई। तो उसकी रीज़न ये है कि तुर्की इस वक्त उस पोजीशन में है कि वो इकनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और आने वाले वक्त में उसके जो एज उसको मिलने जा रहे हैं। जिस तरह से वो अपना समुद्री रास्ते जो हैं उसको इस्तेमाल करने के ऊपर टैक्सेस लेगा और एक्सप्लोरेशन करेगा अपने इर्द गिर्द के इलाकों में, तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यूरोपीय यूनियन को इसकी ज़रूरत है। और इससे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जितने भी माइग्रेंट अरब वर्ल्ड से जाते हैं उस साइड पे, ईरान से वहाँ पर लोग जाते हैं,
टेररिस्ट जो जाते हैं तो उसमें एक ब्रिज का काम कर रहा है यूरोपीय ममालिक और दीगर अरब ममालिक के बीच में। तो ऐसे में अच्छे ताल्लुकात बनाना, अच्छे ताल्लुकात जो है उनको फ़रोग़ देना, ये यूरोपीय यूनियन जो है उसके हक़ में है और साथ में जो दीगर ममालिक हैं उनके हक़ में भी है। यही वजह है कि अभी तक इनके ऊपर पाबंदियाँ आयद नहीं की गई। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये तमाम तर ममालिक डिपेंडेंट हैं या कनेक्टेड हैं चाइना के साथ। चाइना वो प्लेयर है जो कि यूएस को चैलेंज कर रहा है। चाइना वो प्लेयर है जो कि मोस्ट चीप वे ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है और आने वाले वक्त में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको कंट्रोल करने जा रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए तुर्की की जानिब से चाइना के साथ ताल्लुकात को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा माइलस्टोन जो अचीव किया गया है इन दोनों ममालिक की जानिब से वो ये है कि तकरीबन 8000 किलोमीटर से ज़ायद का फासला तय करके ट्रेन जो है वो तुर्की से चली और वो चाइना पहुंची है। और इसमें जो एक्सपोर्ट की जाती है, इंपोर्ट की जाती है दोनों ममालिक की जानिब से, उसमें गुड्स की ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ी इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बड़ी बचत होती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप समंदरी रास्ता इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक तो टाइम लगता है, अगरचे वो एज़ कम्पेयर टू बाई एयर वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल है लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब अगर आप एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए गुड्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें जल्दी फासला तय हो जाता है लेकिन ये मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा और सस्ता जो समझा जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो है रेल। और रेल को इस्तेमाल करके अब ये जैसे ही अपनी ट्रांसपोर्ट जो है उसको मज़ीद बढ़ाएंगे तो आने वाले वक्त में इनका ट्रेड वॉल्यूम जो है आपस में वो भी मज़ीद बढ़ेगा। अभी इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड वॉल्यूम है वो तकरीबन 22 अरब डॉलर जो है उसके करीब है। लेकिन डे बाई डे जैसे जैसे साल गुजरते हैं, 2018 की बात करें तो ये 18 बिलियन डॉलर था, 2019 में ये 22 पे पहुंचा और 2020 में जब मज़ीद एस्टीमेट लगाया जाएगा तो ये मज़ीद इंक्रीज़ होगा। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि ये मज़ीद इंक्रीज़ होगा क्योंकि जो नए ब्लॉक बन रहे हैं उसमें तुर्की, चाइना और पाकिस्तान जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। तुर्की के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी नहज के ऊपर इनके आगे आने वाले वक्त में इनकी जो बाहमी ट्रांसपोर्ट है, बाहमी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो मज़ीद बढ़ेगी। इसकी रीज़न और इसकी लॉजिक जो है उसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से अरबों के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब हुए। तो वो भारत जिसके इज़राइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे थे, तो इज़राइल ने ताल्लुकात अपने अरबों के साथ बेहतर बनाए। तो उन्होंने एक फ़ायदा जो दिया भारत को वो ये था कि उनकी मंडियों तक एक्सेस जो है उसको आसान बना दिया। उनकी जो लेबर है वो बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर अपनी जगह बना रही है। पाकिस्तान से इस तमाम तर स्नैरियो से आउट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह जो अरब हैं उन्होंने अपनी ख़ास तौर पर सऊदी अरब की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी इकॉनमी जो है उसको डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए उनको लेबर की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी लेबर अगर कोई एक मुल्क प्रोवाइड कर सकता है वो है भारत। और भारतीय जो है वो नज़दीक भी पड़ते हैं एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो इसलिए भारत को बहुत बड़ी लेवरेज जो है उसके तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इज़राइल जो है उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इज़राइल ने भारत के ताल्लुकात अरबों के साथ बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। इसी तरह से जिस तरह के चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं तो पाकिस्तान के तुर्की के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। इसी वजह से इन तमाम तर कनेक्शंस के थ्रू तुर्की जो है इस चीज़ का अब मज़ीद आने वाले वक्त में फ़ायदा उठाएगा। इसमें एक और कनेक्टेड जो एक डेवलपमेंट है वो ये भी है कि 2021 में एक बाकायदा तौर पर इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो हमारे सामने आ गई कि किस तरह से तुर्की ने तकरीबन 200 किलोमीटर से ज़्यादा फासला तुर्की के अंदर उस ट्रेन ने तय किया। उसके बाद वो उधर से निकली और जॉर्जिया पहुंची, जॉर्जिया से बाद आज़रबाईजान पहुंची, कैस्पियन सी उसने जो है वहाँ से ट्रैवल किया, काजिकिस्तान जो है वहाँ तक आए और उसके बाद फिर ये चाइना तक पहुँचे। और ये तकरीबन 2000-3000 के करीब किलोमीटर का ये फासला बनता है जिसको तय करके ये फासला ये तमाम तर गुड्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट की गई। इसी तरह से
اب پاکستان بھی اسی نہج کے اوپر اپنی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے، ایسے کہہ لیں کہ یورپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے زمینی راستے کے تھرو اس کے اوپر اقدامات کر رہا ہے۔ پاکستان، ایران اور ترکی، یہ تینوں ممالک مل کر 2021 میں اپنے جو ہے ٹرانسپورٹ جو ہے اور بائی ٹرین کے راستے، بائی ریل جو ہے یہ اپنی ٹرانسپورٹ جو ہے، گڈز کی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون ہوگا، سنگ میل ہوگا، جس میں پاکستان آنے والے وقت میں جو گڈز کی ٹرانسپورٹ ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے اس چیز سے، اس راستے سے اس کا وہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ ایسے کہہ لیں کہ بھارت اس میں کنیکٹڈ نہیں ہے، ایک سی پیک کا جو راستہ گزرے گا اس کے تھرو آپ ورٹیکلی تو آپ اپنے جو راستے ہیں، اپنے جو ممالک کے اس کے بیچ میں آتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہاریزنٹلی ایک راستہ بنانا بھی ضروری تھا جس میں ایران کو انگیج کیا جاتا اور ایران کے ساتھ ساتھ وہاں پر ترکی اور دیگر اس کے بعد یورپ تک جو ہے آپ کی رسائی ہوتی۔ تو اس ریل کے بننے سے پاکستان کی کنیکٹیویٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور آنے والے وقت میں پاکستان کی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو ہے اس کے اوپر بھی اس کا کافی زیادہ فرق پڑے گا، اور پاکستان کے لیے چیپ مینز آف ٹرانسپورٹ جو ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے ایک نیا راستہ جو ہے وہ کھلے گا۔ اسی طرح سے چائنا کے ساتھ ترکی جو ہے، اور اس طریقے سے ہم بھی ترکی کے ساتھ تعلقات کو مزید اسی جو ہے روٹ کو استعمال کر کے ہم اپنی گڈز جو ہیں ان کی ٹرانسپورٹ کو آسان بنا سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں اس چیز سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تمام تر ممالک، عرب ملک کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، چائنا کی بات کریں، ترکی کی بات کریں، تو یہ تمام تر ممالک آنے والے وقت میں اگر کنیکٹڈ ہوں گے آپس میں تو اپنی اکنامک شیئرنگ جو ہے اس کی بیس پر ہوں گے۔ کوئی بھی ملک ایسے ملک کے ساتھ تعلقات بنانا پسند نہیں کرے گا جو کہ ہاتھ پھیلاتا ہو، جس طرح کہ پاکستان کا ایک پاسٹ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بہت زیادہ کروشل معاملات کے اوپر پاکستان کو سعودی عرب کی، عرب ممالک کی ضرورت پڑی تو انہوں نے پاکستان کی ڈیمانڈز کے اوپر کام کرنے سے یا کوئی اقدام کرنے سے انکار کیا، جس کا پاکستان کو خمیازہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن دیر آئے درست آئے، پاکستان صحیح راستے کے اوپر گامزن ہو چکا ہے، اور آنے والے وقت میں اس کا فائدہ بھی پاکستان کو ہوگا، اور اب وقت ہے کہ پاکستان ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائے۔ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ٹریڈ والیوم جو ہے وہ جس طرح بڑا ہے ان سالوں میں، اس کو مزید جس طرح کا ایک پوٹینشل ترکی اور پاکستان کے بیچ میں ہے، جس طرح کا ایک کنیکشن ہے، تعلقات ہیں، اس سے بھی فائدہ اٹھا کر ہم ان روٹس کو استعمال کر کے آنے والے وقت میں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری اکانومی بہتر ہو، اور ان معاملات کے اوپر ہم اپنی ڈیمانڈز رکھ سکیں ان عرب ورلڈ کے سامنے، ان ممالک کے سامنے، تاکہ کروشل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم اپنی مرضی کے بیانات دلوا سکیں، اپنی مرضی کی ڈپلومیسی کر سکیں، جس طرح کہ بھارت اپنی بہتر اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے اس طرح کی ڈیمانڈز کر پا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ اس میں مزید پیش رفت بھی دیکھیں گے۔ معاشی طور پہ ان تینوں ممالک میں، پاکستان، چائنا اور ترکی میں بہت زیادہ بڑے لیول کے اوپر آپ انگیجمنٹس جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ جیسے جیسے کوئی نئی پیش رفت ہوگی، نئی اپڈیٹ آئے گی، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔